बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य किस प्रकार के संबंध रहे हैं। यहाँ तक कि भारत ने पूर्ण रूप से पाकिस्तान को इस प्रकार की सहूलियत दी है कि दोनों देशों के मध्य अच्छे संबंध बने रहे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को उजागर करता है और इसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसे आर्थिक मदद भी प्राप्त होती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते हुए संबंधों को देखते हुए अपन ये मानते हैं कि इसका मुख्य कारण विशेष तौर से भारत विभाजन के समय से ही उत्पन्न माना जाता है। लेकिन भारत का जिस प्रकार से पाकिस्तान के क्षेत्र में जो अच्छा संबंध रहा है, या अपन ये कह सकते हैं कि भारत ने बहुत कुछ हद तक भाईचारे की भावना का निर्वहन किया है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को लेकर या एलओसी जिसे अपन लाइन ऑफ कंट्रोल या सीमा रेखा कहते हैं, सीमा रेखा पर घुसपैठियों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजने और इत्यादि ऐसे कारणों के आधार पर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य संबंध बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक मैंने आपको बताया कि करगिल संघर्ष से पूर्व यानी कि 1998 से पूर्व भारत की और पाकिस्तान के मध्य किस प्रकार से संपर्क रहे, लेकिन अब आपको बताया जा रहा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए या अपन ये कह सकते हैं कि 1998 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, या अपन ये कह सकते हैं कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब सरकार का गठन किया गया था, तो उसके बाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य किस प्रकार के संबंध रहे हैं, या अपन इसे यह कह सकते हैं कि करगिल संघर्ष और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य किस प्रकार से संबंध है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति प्राप्त करना प्रत्येक राज्य का वास्तविक एक राष्ट्रीय हित होता है, और उसी को आधार मानकर पाकिस्तान ने 6 अप्रैल 1998 को परमाणु परीक्षण, जिससे कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम था गौरी, उसका परीक्षण करने की घोषणा की थी। हालांकि यह ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति प्राप्त करना प्रत्येक राष्ट्र का राष्ट्रीय हित होता है, लेकिन पाकिस्तान का हित केवल राष्ट्रीय हितों को बचाए रखना नहीं, बल्कि भारत को घेरने या भारत पर दबाव बनाने के लिए यह परमाणु परीक्षण किए जाने की घोषणा की थी। लेकिन घोषणा करने के बाद भारत ने भी परमाणु हथियारों का विकास पूर्ण रूप से कर लिया था, और उसी के आधार पर 11 एवं 13 मई 1998 को भारत ने जैसलमेर के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण कर दिए। इससे पाकिस्तान भयभीत हुआ और उन्होंने शीघ्र ही भारत के परीक्षणों के बाद अपने परीक्षणों को अंजाम दिया था। इसके बाद भी देखिए कि महत्वपूर्ण घटना यह भी मानी जाती है कि मई 1999 में जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है करगिल, उस क्षेत्र पर घुसपैठियों का आना प्रारंभ हो गया था। यानी किसी न किसी रूप से पाकिस्तान का मकसद था कि भारत की आंतरिक व्यवस्था को असामाजिक रूप से, या अपन ये कह सकते हैं कि भारत की आंतरिक व्यवस्था में हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देना था। देखिए, घुसपैठियों के बाद विशेष तौर से ये माना जाता है कि इन घुसपैठियों पर नज़र तो भारत की थी, लेकिन वह इतना ज़्यादा सजग नहीं हो पाया कि वो भाप नहीं पाया कि ये घुसपैठी किस कारण से आए हुए। उन्होंने शीघ्र ही माना जाता है कि 9 मई 1999 में भारत का जो अहम परमाणु हथियारों को रखने का या अस्त्र शस्त्रों को रखने का एक अयोध्या डिपो था, उस अयोध्या डिपो पर हमला कर दिया, या अपन ये कह सकते हैं कि उस पर किसी न किसी प्रकार से गोलाबारी करके, बमबारी करके उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, और मुंहतोड़ जवाब देने के बाद में इन घुसपैठियों से निपटने पर पूरी से पूरी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और घुसपैठियों को वहाँ से खदेड़ दिया। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि भारत को इस हमले के लिए विशेष तौर से अच्छी सफलता प्राप्त हुई, और उन्होंने यहाँ से घुसपैठियों को समाप्त करने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद देखिए कि पाकिस्तान में एक घटना होती है। उस समय पाकिस्तान की सत्ता नवाज शरीफ के हाथ में थी, लेकिन 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया, और तख्ता पलट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थल सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ की मानी जाती है।
विशेष तौर से उन्होंने आरोप प्रत्यारोपों के माध्यम से उसकी यानी तख्ता को उसको पलट दिया और स्वयं पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया। या अपन ये कह सकते हैं कि उस समय पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापित हो गया था। सामान्यतः परवेज मुशर्रफ को शीघ्र ही यानी कि राष्ट्रपति बना दिया गया था। इसके बाद देखिए कि राष्ट्रपति बनने के बाद ही एक महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी वो थी कि भारत के एक इंडियन एयरलाइंस का विमान जो 5 यात्रियों वाला था उसका अपहरण आतंकवादियों के द्वारा कर दिया गया था। या अपन ये कह सकते हैं कि 24 अक्टूबर 1999 को भारतीय विमान विशेष तौर से इंडियन एयरलाइंस का जिसका नाम था IC 814 इसका अपहरण कर दिया गया। बाद में जब पता चला तो इस विमान को कांधार में पाया गया था। हालांकि इसके यात्रियों को सुरक्षित वापस यानी बुला लिया गया या भारतीय सेना की कार्रवाई और कूटनीतिक प्रयासों के आधार पर इसे सुरक्षित यानी कि ले लिया गया था। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य इस गतिविधि से टकराहट की स्थिति और पैदा हो गई थी। लेकिन माना जाता है कि इन दोनों गतिविधियों के आधार पर भी भारत ने एक नैतिकता को यानी दर्शाते हुए पड़ोसी राज्य को महत्व देते हुए विशेष तौर से एक संधि वार्ता का आयोजन किया जिसे अपन ये मानते हैं आगरा शिखर वार्ता। आगरा शिखर वार्ता से तात्पर्य ये माना जाता है कि 24 जुलाई 2001 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ दोनों की आगरा में मुलाकात हुई। लेकिन 3 दिवसीय इस यात्रा के दौरान संधि वार्ता सब कुछ संपन्न होने के बाद में अंतिम रूप से जो संधि के प्रमाण पत्र थे या दस्तावेज थे उन पर बगैर साइन करे मुशर्रफ भारत से चले गए। अर्थात यह वार्ता बिल्कुल असफल रही और किसी प्रकार का ना तो भारत को किसी प्रकार की संधि मानी जाती है और न ही पाकिस्तान के लिए किसी प्रकार की संधि जानी जाती है, क्योंकि जब तक दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रप्रधानों के उस पर हस्ताक्षर नहीं होते या सहमति व्यक्त नहीं की जाती तब तक किसी भी संधि को मान्य नहीं माना जाता। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य होने वाली आगरा शिखर वार्ता पूर्ण रूप से विफल रही और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों में फिर एक टकराहट की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद देखिए कि शीघ्र ही एक और घटना होती है। या अपन ये कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध तो थे ही नहीं अच्छे, लेकिन इसके बावजूद भी एक महत्वपूर्ण जो घटना थी वह थी कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा विशेष तौर से ऐसे यानी कि आतंकवादी संगठन हैं जिनको यानी पाकिस्तान ये मानता है कि ये अपन के यहाँ किसी प्रकार की ना तो इनको शरण दी जाती है और ना ही इस प्रकार को सहायता दी जाती है। लेकिन बाद में जब इन चीज़ों का खुलासा हुआ तो इस बात को स्पष्ट पाया गया कि पाकिस्तान के द्वारा ही इन आतंकवादी संगठनों को सहूलियत दी जाती है और उन्हें सहायता भी प्रदान की जाती है। पाकिस्तान की सेना उन्हें हर संभव हथियार सप्लाई करती है और उन्हें किसी न किसी रूप से सहयोग प्रदान करती रहती है। तो देखिए संसद पर हमले की आतंक यानी कि 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान के समर्थक 2 यानी आतंकवादी संगठन जैसे कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा इन दोनों ने ही यहाँ पर हमला किया और यहाँ पर काफ़ी भारतीय सेना के जवानों को यानी कि मार भी दिया गया था। लेकिन संसद पर हुए इस हमले से दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति और ज़्यादा पैदा हो गई। हालांकि दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों में कुछ परिवर्तन आया और दोनों देशों के मध्य राजनयिक जितने भी संबंध थे वो भी लगभग सीमित कर दिए गए थे। राजनयिक संबंध, दूतावास, इनको भी एक प्रकार से सीमित कर दिया गया था और दायरा इतना हो गया कि दोनों देशों के मध्य व्यापारिक जो क्षेत्र थे वो भी यानी कि कम होते चले गए। लेकिन फिर ये माना जाता है कि दोनों देशों के मध्य पड़ोसी राज्य होने के नाते फिर भारत ने एक बार उसे किसी न किसी रूप से सहयोग प्रदान करते हुए या अपनी नीतियों को निर्धारित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों की पहल की। तो इसके बाद देखिए कि वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा की।
विशेष तौर से ये यात्रा स्वाभाविक रूप से नहीं थी, क्योंकि सार्क देशों का जो सम्मेलन 7 सदस्य राष्ट्र हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान इत्यादि ये 7 ऐसे राष्ट्र हैं जिनका एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका नाम सार्क दिया गया था। सार्क के होने वाले शिखर सम्मेलन जो इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी गए थे और भारत का नेतृत्व करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को किसी न किसी रूप से समझौता करने के लिए या पाकिस्तान को किसी न किसी रूप से किसी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रकार से आग्रह किया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ये माना जाता है कि उन्होंने 6 जनवरी 2004 को दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है उसमें दोनों की मुलाकात हुई और दोनों की मुलाकात के बाद आगामी दिनों में दोनों देशों के मध्य अच्छे संबंध बने रहेंगे, इसके लिए पहल की गई थी। इसके बाद देखिए कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारत की यात्रा की। एक प्रकार से इसे क्रिकेट कूटनीति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अपन मानते हैं कि क्रिकेट कूटनीति अर्थात वह होने वाले वर्ल्ड कप जिसकी मेज़बानी भारत के द्वारा की गई थी उसको देखने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति यानी परवेज मुशर्रफ भारत आए और दोनों देशों के मध्य संबंध स्थापित करते हुए लगभग 8 संधियाँ हुई थीं और उस 8 संधियों में संचार है, वाणिज्य दूत है, व्यापार है इत्यादि थीं और इसके बारे में आपको अगले ऑनलाइन क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।